हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू लाइव क्लासेस पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में हमें 5 डायनेस्टीज पढ़ने रहते हैं, 5 वंश के बारे में पढ़ने रहते हैं। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और साथ ही साथ लोदी वंश, जो कि लोदी वंश जो है जिसमें सबसे लास्ट का शासक रहता है, सुल्तान रहता है इब्राहिम लोदी। ठीक है, 1526 ईस्वी तक। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और यह जो डायनेस्टी है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक चलेगी। ठीक है, तो चलिए महत्वपूर्ण बातें करते हैं, सभी शासकों के बारे में पढ़ते हैं, सभी सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के बाद जितने भी शासक रहेंगे उन्हें सुल्तान कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो गुलाम वंश का सबसे पहले आप टाइम पीरियड नोट कीजिएगा, 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले इसकी स्थापना की थी गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। और आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठा, वह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था, वह हमेशा सेनापति की गद्दी पर बैठता था। वह अपने आप को सिपह सलार कहता था। इसने अपने आप को टाइटल दिया हुआ था सिपह सलाहकार। ठीक है, सेनापति कहता था। जब यह गद्दी पर बैठा तो इसने अपनी राजधानी बनाया लाहौर को। ठीक है, इसने कभी भी अपनी राजधानी जो है दिल्ली नहीं बनाई। दिल्ली राजधानी बनेगी इल्तुतमिश के टाइम पर, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, तो इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और लाहौर की जनता ने ही इसको लाख बख्श की उपाधि दी थी, क्योंकि जब यह शासक बना तो इसने जनता में लाखों रुपए का दान किया था। ठीक है, और इसीलिए लाहौर की जनता ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका नाम है, इसमें ऐबक का मतलब होता है गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में एक बार कि ऐबक का मतलब क्या होता है। तो ऐबक का मतलब होता है गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि इकलौता यह शासक है इतिहास का जिसने सिंहासन का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। यह हमेशा सेनापति की सिंहासन पर बैठता था और वहीं से शासन चलाता था। ठीक है, यह अपने आप को सेनापति कहलाता था, सिपह सलाहकार कहलाता था। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इसी का एक गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश, और उसका दामाद भी था इल्तुतमिश। ठीक है, तो गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश, जिसको इसने उत्तर प्रदेश में एक जगह है बदायूं, तो बदायूं का इसने राज्यपाल नियुक्त किया हुआ था इल्तुतमिश को। ठीक है, और चागौन खेलते वक्त इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में घोड़े से गिर करके। ठीक है, चागौन या पोलो खेलते हुए 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। ठीक है, और क्योंकि इसकी मृत्यु लाहौर में ही हुई थी, ठीक है, लाहौर में ही चागौन खेलते हुए इसकी मृत्यु होती है, तो इसका मकबरा भी लाहौर में है। ठीक है, जब 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है तो इसका बेटा आराम शाह राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, उसके बाद इसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठता है। ठीक है, लेकिन यह बात पसंद नहीं आती है किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश कहता है कि जैसे कि गोरी का गुलाम मोहम्मद गोरी का गुलाम था और दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक, और वह गद्दी प्राप्त करता है और शासन करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं भी तो ऐबक का गुलाम और दामाद हूँ, तो मुझे राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, ना कि आराम शाह को। ठीक है, इसीलिए वह आराम शाह के ऊपर आक्रमण करता है। ठीक है, तो अब जो है आराम शाह के साथ इसका युद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आराम शाह के साथ युद्ध किया। ठीक है, आपको याद रखना है 1211 ईस्वी में आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध हुआ, जूढ़ का युद्ध। ठीक है, जूढ़ का युद्ध, यह क्वेश्चन पूछता है
जूढ़ का युद्ध हुआ था। पंजाब में एक जगह है जूढ़ नामक एक स्थान है, ठीक है, वहीं पर यह युद्ध हुआ था, जूढ़ का युद्ध आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच, ठीक है, जिसमें आराम शाह की हत्या कर देता है इल्तुतमिश और गुलाम वंश का अगला शासक बनता है, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश राजगद्दी को प्राप्त करता है और 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक यह शासन करेगा, ठीक है। तो चलिए अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह शासक है गुलाम वंश का, ठीक है, क्योंकि यही वह शासक है जिसने गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना की, ठीक है, क्योंकि इसने ही अपनी राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया लाहौर से, ठीक है। और यह भारत का पहला सुल्तान भी था, क्योंकि इसे सुल्तान की उपाधि जो है बगदाद के खलीफाओं से प्राप्त हुई थी। खलीफा की उपाधि उस टाइम पे, खलीफा की उपाधि वह होती थी, ठीक है, जो मुस्लिम होते थे, मुस्लिम्स होते थे, उनके जो खलीफा होते थे वही जो है सुल्तान की उपाधि देते थे, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त की थी, जो कि बगदाद के खलीफा थे, ठीक है। तो यही पहला सुल्तान था भारत का और इसने यह घोषणा भी करा दी कि मेरे बाद जितने भी शासक होंगे वे सुल्तान कहे जाएंगे। इसीलिए आपको याद रखना है, ठीक है, कि भारत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था और भारत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, ठीक है। भारत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक। क्योंकि आपको याद रखना है 1526 में यह शासन करेगा दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, और इसको हरा करके ही बाबर मुगल वंश की स्थापना करेगा, तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो भारत में अंतिम सुल्तान कौन रहेगा? इब्राहिम लोदी। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला सुल्तान कौन बना था? इल्तुतमिश। और अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के ही शासकों को सुल्तान कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है 1205 ईस्वी में यल्दौज ने इल्तुतमिश पर आक्रमण किया। यल्दौज कौन था? तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौरी के प्रमुख रूप से 4 गुलाम थे। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बख्तियार खिलजी और तीसरा यल्दौज और चौथा कुबाचा। तो यल्दौज को गजनी का साम्राज्य मिला हुआ था, ठीक है, यल्दौज को गजनी का साम्राज्य मिला हुआ था। कुबाचा को काबुल और कांधार मिला था। ऐबक को हिंदुस्तान मिला हुआ था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान मिला हुआ था, लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, ओके, और इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठा, तो अब यल्दौज ने चाहा कि गजनी तो मेरे पास है ही, क्यों ना इल्तुतमिश को हरा करके हिंदुस्तान को भी अपने कब्जे में ले लिया जाए। इसीलिए इल्तुतमिश के ऊपर आक्रमण किया यल्दौज ने, ठीक है। तो यल्दौज वही है जिसको कि यह भी गौरी का ही गुलाम था, ठीक है। तो अब इसने आक्रमण किया इल्तुतमिश पर और तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया, ठीक है। तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच। तो आपको याद रखना है तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच। इसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को हरा दिया और यल्दौज वापस गजनी लौट गया, ठीक है। आपको याद रखना है चंगेज खान का पहला आक्रमण भारत में हुआ था इसी के टाइम में, इल्तुतमिश के ही टाइम में, 1221 ईस्वी में, ठीक है। 1221 में चंगेज खान ने आक्रमण किया था भारत में, ठीक है। सिंध प्रांत पर ही आक्रमण करके वह भारत से लौट गया था। तो दिल्ली सल्तनत पर यह आक्रमण काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, भारत में आक्रमण यह काउंट किया जाता है। तो भारत पर प्रथम आक्रमण मंगोलों का यही है इल्तुतमिश के टाइम में, ठीक है, 1221 में। चंगेज खान कौन था? तो चंगेज खान का वास्तविक नाम था तैमुजीन, जो कि मंगोलिया का शासक था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि चंगेज खान की मकबरे की जानकारी अभी तक नहीं है। इतिहास का एक ऐसा शासक, ठीक है, जिसकी मकबरे की जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है, ठीक है। अभी तक किसी को जानकारी नहीं है कि इसका टॉम कहाँ है, मकबरा कहाँ है, ठीक है। आपको याद रखना है उसके बाद इल्तुतमिश ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, ठीक है। चांदी के सिक्कों को टका कहा जाता था और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था, ठीक है। इल्तुतमिश ने ही
दल चालीसा बनाया जिसमें 40 लोग होते थे, ठीक है, और जिसे कि तुगलक ए चहलगानी भी कहा जाता था, ठीक है। दल चालीसा में 40 सरदारों का समूह होता था, ठीक है। और इसने ही एकता प्रथा की शुरुआत की। एकता प्रथा जो होती थी वह युद्ध में जीते हुए ज़मीनों को सैनिकों में बांट दिया जाता था, ठीक है। तो यही एकता प्रथा कही जाती थी। और एकता प्रथा जो होता था उसे इक्तेदार कहलाते थे, और वसूलने को जो जिम्मेदारी होती थी इक्तेदारी कहलाती थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इल्तुतमिश के बारे में ही अभी, ठीक है। इल्तुतमिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसने बहुत सारे काम भी किए, जैसे कि कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको पूरा करवाया 1229 में इल्तुतमिश ने, ठीक है। और इसने अपना राजधानी को 1229 में ही 1229 में, ठीक है, इसने अपनी राजधानी को लाहौर से शिफ्ट किया दिल्ली। इल्तुतमिश जो है जानता था कि मेरे बेटे, जितने इसके पुत्र थे 4 इसके बेटे थे, लेकिन चारों अयोग्य थे, ठीक है। और इसको यह बात पता चल चुकी थी, ठीक है। और क्योंकि यह जानता था कि इसके बेटे अयोग्य हैं, जब एक बार यह कालिंजर के अभियान पर था तो चारों बेटे अयोग्य साबित हुए थे, और इसकी मदद की थी इसकी बेटी ने, रजिया ने, ठीक है। इसीलिए इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था रजिया को, ठीक है। तो इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था रजिया को, ठीक है। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो गई 1236 ईस्वी में, ठीक है, तब जा कर के इसका बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। और इसकी जो बेटी थी जिसको कि इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को, ठीक है, रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था, वह गद्दी प्राप्त नहीं कर पाई, और इसका बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। आपको याद रखना है कुतुब मीनार परिसर में ही इसका मकबरा है दिल्ली में, क्योंकि इसकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी, इसीलिए इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है, कुतुब मीनार में परिसर में, ठीक है। इल्तुतमिश ने घोषणा की थी कि इसका उत्तराधिकारी कौन रहेगा, रजिया, लेकिन इसकी घोषणा के विरुद्ध जा करके इसका बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया। लेकिन रजिया को मालूम था कि इसके जो पिता हैं उन्होंने इसको उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो इल्तुतमिश ने एक प्रथा लागू की थी कि जिसको इंसाफ चाहिए होता था वह लाल वस्त्र धारण करके इंसाफ मांगता था। तो रजिया ने भी लाल वस्त्र धारण किया और दिल्ली की जनता के पास पहुंची कि मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था, और आप लोग ही न्याय कीजिए कि क्या मुझे सिंहासन मिलना चाहिए या नहीं। तो दिल्ली की जनता ने रजिया का साथ दिया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटा करके रजिया सुल्तान को सिंहासन दिलवाने में मदद की, ठीक है। तो रजिया सुल्तान सिंहासन को प्राप्त करती है 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक, 4 साल तक शासन करेगी, ठीक है। उसके बाद इसकी हत्या हो जाएगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यह दिल्ली की प्रथम और एकमात्र महिला शासक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो वह है रजिया सुल्तान, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है। इसने ऐतगीन को बदायूं का इख्तियार और अल्तुनिया को भटिंडा का इम्तिगार बनाया था, ठीक है। और याकूत खान एक था जो कि रजिया सुल्तान का प्रेमी था, ठीक है। याकूत खान, उसे आमिर ए अखुर बनाया था, शाही अस्तबल का मंत्री, जो घोड़े का रख रखाव करने वाला था, ठीक है। घोड़े के जो घोड़े होते हैं उसका अस्तबल था, उसी के रख रखाव करने वाले का मंत्री होता था यह, ठीक है, याकूत खान, ठीक है। आपको याद रखना है याकूत खान की हत्या कर देता है अल्तुनिया, ठीक है, अल्तुनिया। और क्योंकि याकूत खान जो है रजिया सुल्तान का प्रेमी रहता है, ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा, याकूत खान जो है उससे रजिया प्रेम करती है, ठीक है, लेकिन अल्तुनिया जो है वह रजिया से प्रेम करता है, ठीक है। तो अल्तुनिया जो है याकूत खान की हत्या कर देता है और विद्रोह कर देता है रजिया सुल्तान के विरुद्ध, ठीक है। अल्तुनिया जो है वह विद्रोह कर देता है और रजिया को कैद कर लेता है, ठीक है, और उसके सामने 2 शर्त रखता है, ठीक है। अल्तुनिया ने याकूत खान की हत्या कर देता है और रजिया सुल्तान को भी कैद कर लेता है,
और विद्रोह कर देता है। उसके बाद वह शर्त रखता है कि या तुम मुझसे विवाह कर लो या मुझे दिल्ली सल्तनत जो है मेरे हवाले कर दो, मुझे सिंहासन दे दो। ठीक है, तो रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत नहीं देना चाहती, इसीलिए अल्तुनिया के साथ वह विवाह कर लेती है। ठीक है, और वह लोग फिर वापस आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही दल चालीसा जो है, बहराम शाह जो है उसी का भाई है, रजिया सुल्तान का ही दूसरा भाई है बहराम शाह, उसने दल चालीसा को भेजा रहता है। ठीक है, और रास्ते में ही रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर देता है कैथल नामक स्थान पर। ठीक है, हरियाणा में कैथल नामक स्थान है, वहीं पर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की हत्या हो जाती है। ठीक है, और रजिया सुल्तान का मकबरा इसीलिए कहाँ पर है, कैथल में। उसके बाद बहराम शाह गद्दी को प्राप्त करता है। बहराम शाह जो कि रजिया सुल्तान का ही दूसरा भाई है। ठीक है, वह 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन करेगा। ठीक है, बहराम शाह रजिया का ही दूसरा भाई है, इसने बहुत सारे काम किए। ठीक है, नायब ए मुमलकात नामक इसने ही पद बनाया। चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर पीडीएफ में नहीं है, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ मैं। इसने जो है बहराम शाह ने नायाब ए मुमलकात नामक पद बनाया, नायाब ए मुमलकात नामक पद बनाया, मुमलकात नामक पद बनाया, जो कि दल चालीसा का हेड होता था। ठीक है, नायाब ए मुमलकात नामक एक पद बनाया जो कि दल चालीसा का हेड होता था। ठीक है, और इसका पहला जो नायाब ए मुमलकात था उसने बनाया किसको, ऐतगीन को। ठीक है, तो पहला नायाब ए मुमलकात कौन बना, ऐतगीन। ठीक है, और मंगोलों का दूसरा आक्रमण भी इसी के टाइम में हुआ था। तो दूसरा आक्रमण भारत में मंगोलों का, ठीक है, भारत में मंगोलों का दूसरा आक्रमण इसी के टाइम में हुआ था, बहराम शाह के टाइम में। पहला आक्रमण किसके टाइम में हुआ था, इल्तुतमिश के टाइम में। ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम में पहला आक्रमण हुआ था। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि भारत में तो दूसरा आक्रमण हुआ था इसके टाइम में, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण था। ठीक है, पहला आक्रमण था, क्योंकि दिल्ली में आकर के मंगोलों ने आक्रमण किया था, और इल्तुतमिश के टाइम में सिर्फ सिंध पर आक्रमण करके वापस लौट गए थे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर यह पहला आक्रमण था और मंगोलों का, और भारत में दूसरा आक्रमण था। ठीक है, उसके बाद गद्दी को प्राप्त करता है कौन, उसके बाद गद्दी को प्राप्त करता है नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक। ठीक है, इसने बलबन जो है उसको वजीर नियुक्त किया। वजीर जो होते थे वह बेसिकली क्या होते थे, प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, वजीर। ठीक है, तो वजीर नियुक्त किया और बलबन को ही उलूग खान की उपाधि दी। ठीक है, उलूग खान की उपाधि दी। इतिहासकार कहते हैं ऐसा कि यह केवल नाम का ही सुल्तान था। ठीक है, यह केवल नाम का ही सुल्तान था, क्योंकि बलबन ही पूरा काम करता था। ठीक है, पूरा जो शासन था वह बलबन ही चलाता था। ठीक है, उसके बाद बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से शासन पर बैठा 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया, दल चालीसा का ही अंत कर दिया, क्योंकि यह जानता था कि जो यह दल चालीसा है, 40 सरदारों का जो समूह है, यह बहुत ही ताकतवर संस्था है। यह किसी को भी चाहती है तो शासन दिलवा देती है। ठीक है, किसी को भी सहायता कर देती है राजगद्दी को प्राप्त करने में। ठीक है, तो जब यह राजगद्दी पर बैठा, शासन करने लगा, तो सबसे पहले इसने सभी दल चालीसा के जो 40 सदस्य थे उनकी हत्या करवा दी। ठीक है, और उसके बाद बलबन ने ही दिल्ली में लौह और रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, ओके, लौह और रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, और इसने ही गयासुद्दीन बलबन जो था वह इसका नसीरुद्दीन महमूद का कुछ नहीं लगता था। नसीरुद्दीन महमूद का एक गुलाम था, इल्तुतमिश का भी एक गुलाम था। ठीक है, तो इल्तुतमिश का एक गुलाम था बलबन, और बलबन क्योंकि एक गुलाम था, इस वंश का नहीं था, इल्तुतमिश के वंश का नहीं था। इल्तुतमिश के वंश के अभी तक कहाँ
तक हमने पढ़ा, नसीरुद्दीन महमूद तक हमने पढ़ा। यह इल्तुतमिश के वंश के थे, ठीक है, लेकिन यह एक फिर से गुलाम बन गया, ठीक है, एक गुलाम जो है फिर से राजगद्दी को प्राप्त कर लिया। तो 3 हमने गुलाम ऐसे पढ़े जिन्होंने इस वंश पर शासन किया, ठीक है। एक तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। तो 3 अगर इंडिपेंडेंट पेरेंट्स के, ठीक है, बेटे या कहें कि पुत्र शासन करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं मामलूक। इसीलिए गुलाम वंश को एक और नाम से जाना जाता है, मामलूक वंश, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? मामलूक वंश। तो आपको याद रहेगा, ठीक है। इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम, स्लेव्स ऑफ स्लेव, ठीक है, क्योंकि वह मोहम्मद गौरी के गुलाम का गुलाम था, ठीक है। और बलबन जो है गुलामों का गुलाम था, ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। आई बात समझ में? ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बलबन के बारे में, इसने और क्या क्या काम किए, ठीक है। तो इसी ने सबसे पहले सिजदा और पाइनेस प्रथा चलाई, ठीक है। तो इसको ख़त्म किसने किया? औरंगजेब ने, ठीक है। सिजदा प्रथा बहुत सालों तक चली, पाइनेस प्रथा भी बहुत सालों तक चली, बहुत लंबे अरसे तक चली। सिजदा बेसिकली होता क्या था कि सुल्तान के सामने लेट करके, ठीक है, घुटनों के बल बैठ करके या लेट करके, ठीक है, सर झुकाना होता था। और पाइबोज का मतलब यह होता था कि सुल्तान के पाँव को चूमना लेट करके, ठीक है, पाइबोज प्रथा कहलाती थी, ठीक है। तो यह प्रथाएं बहुत लंबे समय तक चली, बाद में औरंगजेब ने इसको बंद किया। और इसी ने ही, बलबन ने ही नवरोज़ त्यौहार मनाने की शुरुआत की। नवरोज़ जो है फारसी लोगों का नव वर्ष कहलाता है, यह अभी भी मनाया जाता है, ठीक है, अभी भी मनाया जाता है यह फारसी लोगों का नव वर्ष। और यह कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है अभी भी, ठीक है। इसी के टाइम में, बलबन के ही टाइम में आपको याद रखना है, ठीक है, बलबन के ही टाइम में मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ, ठीक है। तीसरी बार आक्रमण 1287 ईस्वी में मंगोलों ने आक्रमण किया, और इसी आक्रमण में बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया, ठीक है। तो जब इसका बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया तो पुत्र वियोग में इसकी भी मृत्यु हो गई 1287 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर गलत हो गया है, आप इसको बना लीजिएगा, 1287 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इतना खतरनाक शासन बलबन, ठीक है, बहुत ही खतरनाक था। लौह और रक्त की नीति अपनाता था बलबन, लेकिन अपने बेटे की मृत्यु को यह बर्दाश्त नहीं कर पाया, और जब इसके बेटे की मृत्यु हो गई तो यह भी 1287 ईस्वी में, ठीक है, दुखी होकर इसकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, गद्दी पर बैठता है कैकुबाद बैठता है, और यह 1290 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है। उसके बाद कैकुबाद का ही विश्वास जीत करके मलिक फिरोज नाम का एक व्यक्ति रहता है, जो कि तुर्क रहता है, ठीक है। अफ़गानिस्तान का एक तुर्क है मलिक फिरोज, जो कि कैकुबाद पहली बात तो आपको जानना है कि बलबन का पोता रहता है, ठीक है। और कैकुबाद का ही विश्वास जीत करके पंजाब का इख्तियार बन जाता है, और मलिक फिरोज 1290 में कैकुबाद की हत्या कर करके, ठीक है, कैसूस को गद्दी पर बैठा देता है। उसके बाद 1290 में मलिक फिरोज ने ही कैसूस की हत्या कर दी, और मलिक फिरोज गद्दी पर बैठ गया, ठीक है, गद्दी पर बैठता है। और मलिक फिरोज जो है वह खिलजी वंश की स्थापना करेगा, ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना करेगा मलिक फिरोज। और आपको याद रखना है, यही मलिक फिरोज जो है वह खिलजी वंश की स्थापना करेगा 1290 से लेकर के, ठीक है, 1290 से लेकर के आपको याद रखना है यह चलेगा 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा
मेडिवल हिस्ट्री में वह हम पढ़ेंगे खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, जिसमें हम यहीं से शुरू करेंगे। खिलजी वंश की स्थापना करता है मलिक फिरोज, ठीक है, कैसूर की हत्या करके, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह ख़त्म होता है गुलाम वंश। पूरा हमने इतिहास समझा, सभी शासकों के बारे में पढ़ा, तो आई होप आपको सभी बातें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो कोई बात नहीं, सभी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो इतना आप लोग पढ़िए, अच्छे से समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।